Assalamu alaikum students. This is the second part of 22 चैप्टर जिसमें हम पढ़ रहे थे कि फीमेल्स पे ट्रेनिंग के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और नेक्स्ट अब हमने पढ़ना था कि चिल्ड्रंस पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम की बात कर लेते हैं कि उस पर ट्रेनिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम देखते हैं कि जब हम बच्चों में ट्रेनिंग कराते हैं तो उनकी जो एरोबिक पावर होती है वो बढ़ जाती है, उनकी VO2 मैक्स बढ़ जाती है, ठीक है। और जो भी कि कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम के जो भी डैमेज के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं और उनकी कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस ज़्यादा हो जाती है, मतलब इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं, पहले हमने देखा कि कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट है ट्रेनिंग का। अब हम देखते हैं कि हमारा जो मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम है उस पे क्या इफ़ेक्ट होता है ट्रेनिंग का। तो जब हम मॉडरेट फिज़िकल ट्रेनिंग कराते हैं तो उससे क्या होता है कि ओबेसिटी का रिस्क कम होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ का भी रिस्क कम होता है और ये अच्छी होती है मॉडरेट एक्सरसाइज बच्चों में अच्छी होती है ताकि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये अच्छा इफ़ेक्ट करती है, अच्छे से उनकी ग्रोथ होती है। बट कुछ ऐसी अगर हम हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेज उनको करवाएं तो क्या होता है हमारी ग्रोथ कार्टिलेज पे अफेक्ट पड़ता है। अब ग्रोथ कार्टिलेज क्या होती है? ग्रोथ कार्टिलेज कहाँ होती है? ये तीन जगह होती है, ग्रोथ प्लेट में, एपिफाइजल प्लेट में और आर्टिकुलर कार्टिलेज में। और ये हमारी लॉन्ग बोन्स में ग्रोथ करवा रही होती है। तो अगर तो इस पे बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा तो ग्रोथ वहीं पे स्टॉप हो सकती है, ठीक है। ये जो कंप्लीट ये जो ग्रोथ कार्टिलेज होता है ये एक अनओसिफाइड पार्ट होता है बोन का और ये ना 18 से 20 ईयर्स ऑफ एज में, लेकिन 18 से 20 ईयर्स ऑफ एज में फिर जाके ऑसिफाई हो जाता है और अडल्ट कार्टिलेज के साथ रिप्लेस हो जाता है परमानेंट। ये हमने बच्चों में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जो सडन कार्डियक डेथ इन यंग एथलीट्स होती हैं वो क्यों होती हैं। जो कार्डियक डेथ होती है ना वो यंग एथलीट में सबसे ज़्यादा होती है। अब मतलब होती तो सबसे ज़्यादा है, लाखों में एक की होती है, बट होती क्यों है, उनकी डेथ क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। तो वो चार रीजंस होते हैं कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी यानी हार्ट का जो साइज़ है वो बढ़ गया है, इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। एक होता है कंजेनिटल इनहेरिटेड एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज़ में जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, ठीक है, मतलब बाय बर्थ बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं। आयोर्टिक एन्यूरिज्म्स हैं यानी ब्लड वेसल्स की एबनॉर्मल प्रोडक्शन हुई हुई है। और कंजेनिटल स्टेनोसिस ऑफ द एओर्टिक वाल्व नैरो है बहुत, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस की वजह से यंग एथलीट्स में कार्डियक डेथ का रिस्क होता है, ठीक है। अब ये सब हम सही कैसे कर सकते हैं, मतलब अगर हमें पहले ही हम उसकी मेडिकल हिस्ट्री ले लें और फिज़िकल एग्जामिन कर लें उसको तो हमें पता लग जाएगा उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और हम उसको रिहैब की तरफ हमें भेजना चाहिए ट्रेनिंग से पहले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब समरी पढ़ लिया करें। समरी में सब को सम अप किया हुआ होता है सारी चीज़ों को, ये वही चीज़ें हैं कि डेथ्स और कार्डियक डेथ्स क्यों होती हैं और ये सब। अब बच्चों वाला भी हमने पार्ट पढ़ लिया है। अब हम डायबिटीज़ और यानी स्पेशल पेशेंट्स वाला पढ़ेंगे। तो डायबिटीज़ में ट्रेनिंग का क्या इफ़ेक्ट होता है। डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए जो ट्रेनिंग है वो किसी नेमत से कम नहीं होती है। मतलब वो ट्रेनिंग एक नॉर्मल पर्सन की तरह कर सकते हैं, बट उनको एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, वो है हाइपोग्लाइसीमिक एपिसोड्स। क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है, तो जब वो एक्सरसाइज करते हैं वो सारा का सारा ग्लूकोज जो है वो कंज्यूम हो जाता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो उनको सिर्फ अपना ये हाइपोग्लाइसीमिक एपिसोड को अवॉइड करना होता है। ये अवॉइड कैसे कर सकते हैं, ये ना कुछ कम्बिनेशन से अवॉइड होते हैं, यानी एक्सरसाइज भी वो कर रहे हैं, डाइट भी ठीक ले रहे हैं, इंसुलिन भी लगवा रहे हैं, ठीक है, ऑप्टिमल कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज के लिए। तो फिर बस वो अगर अपना हाइपोग्लाइसीमिया के लेवल को कंट्रोल कर लें यानी हाइपोग्लाइसीमिया होने से प्रिवेंट कर लें तो वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब है साइट ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन। अब जहाँ पे इंसुलिन इंजेक्शन वो लगवा रहे हैं उसकी साइट बहुत मैटर करती है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने अपर एक्सट्रीमिटीज़ की एक्सरसाइज परफॉर्म करानी है और वहीं पे इंसुलिन का इंजेक्शन इंसर्ट कर दिया है
तो दैट वुड बी डेंजरस, और सही से उनके काम नहीं कर सकेंगे मसल्स वगैरह। तो वर्किंग मसल से दूर लगवाना होता है ये इंजेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल एब्डोमेन में। तो और एक तो इंसुलिन इंजेक्शन वो लगवा के अपने हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं, और वो कह रहे हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट स्नैक रख के या ग्लूकोज सॉल्यूशन रख के जो वो ट्रेनिंग के दौरान जो है वो लेते रहें, तो इससे भी कर सकते हैं। अब समरी में उन्होंने वही बात बताई है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं वो भी नॉर्मल पर्सनस की तरह ट्रेनिंग कर सकते हैं, बस अपने हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स को वो अवॉइड करना सीख लें। तो फिर अस्थमा का ये सारा, अगर हम ये सारा पढ़ें तो ये सारा समरी में लिखा होता है। समरी में लिखा हुआ है कि जो पर्सनस होते हैं अस्थमा के, वो भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रेनिंग कर सकते हैं, सिवाय एक एक्सेप्शन होती है, मतलब अगर वो अपने ब्रोंकोस्पैज्म को कंट्रोल कर लें। जैसे डायबिटीज़ में था ना कि वो अपने कंट्रोल कर लें हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड को, तो वो अच्छे से ट्रेनिंग कर सकते हैं। वैसे ही एस्थमिक पेशेंट में, एस्थमेटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये है कि अगर वो अपने एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पैज्म को कंट्रोल कर लें तो वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज इंड्यूस से क्या मुराद है, जहाँ भी वर्ड आ जाता है ना एक्सरसाइज इंड्यूस, तो मतलब ये है कि कोई चीज़ आपको पहले नहीं हो रही थी, आपको परमानेंट भी नहीं है वो चीज़, बट जैसे ही आप एक्सरसाइज शुरू करते हो, ऑन द ऑनसेट ऑफ एक्सरसाइज विद इन मिनट वो चीज़ आपको हो जाती है। मतलब पहले उनका अस्थमा नहीं था और ना बाद में था, ब्रोंकोस्पैज्म भी नहीं था, बट जैसे ही वो एक्सरसाइज करने लगते हैं उनको ब्रोंकोस्पैज्म हो जाता है, ठीक है, ब्लॉकेज हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर वो बस अपने इस ब्रोंकोस्पैज्म को, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पैज्म को कंट्रोल कर लें, तो फिर वो सही से ट्रेनिंग कर सकते हैं। वो कंट्रोल कैसे होगा, वाया मेडिकेशन और केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटी लेवल। अब वो कहते हैं जो स्कूबा डाइविंग है ना, वो हम नहीं कराते, ठीक है, मतलब ऐसे एस्थमेटिक पेशेंट में या ब्रोंकोस्पैज्म वाले पेशेंट में नहीं हम कराते। अब क्यों नहीं कराते, उसका रीज़न अनआंसर्ड है, उनको खुद को भी नहीं पता, बस डेंजरस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एपिलेप्सी और एंड फिज़िकल ट्रेनिंग। इसमें एपिलेप्सी में क्या होता है आपको पता है कि सीजर्स होते हैं, ठीक है, तो यानी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, मसल ट्रेमर और सेंसरी डिस्टर्बेंस ये सब हो जाती है। तो अगर हम ये सारा पढ़ें ना, तो इसमें हम क्योंकि ट्रेनिंग के इफेक्ट्स पढ़ें तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि किसी पे बुरा इफेक्ट होता है ट्रेनिंग का, किसी पे अच्छा होता है। तो ये डिपेंड करता है जो हमारे सीजर्स हैं ना उनकी टाइप पे, कि उनकी टाइप क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, सेवेरिटी क्या है, ठीक है। तो इसमें किसी भी इंडिविजुअल पेशेंट को ना उसके पेरेंट्स, उसके कोचेस, उसके इर्द गिर्द के लोग, फिजिशियंस वगैरह मिलके हेल्प करते हैं, ठीक है। अब अगर तो एथलीट्स में ही हम बात कर रहे हैं, तो एथलीट्स में क्या होता है कि अगर ब्लो लग गया हेड पे, तो फ़ौरन से उनको सीज़र शुरू हो जाएगा, या अगर सीज़र हो रहा है ड्यूरिंग द एक्टिविटी या ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, तो क्या होगा, वो उनके फॉल का चांस है, मतलब वो गिर जाएंगे और उनको चोट लग सकती है, जो बाकी एथलीट्स हैं उनको चोट लग सकती है, ठीक है। तो ये सारे रिस्क होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है ना एक्सरसाइज परफॉर्मेंस मास्टर एथलीट्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बस इतनी ही थी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।